हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एमपी बोर्ड के पैटर्न के बारे में और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा ठीक सबसे शुरुआत में ही यानी क्या किया कर सबसे शुरुआत में ही जारी कर दिया जाता है कि कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ से पूछे जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, सारी चीज़ों की जानकारी शुरुआती दौर पर ही दे दी जाती है। तो चलिए आज हम बात करते हैं थोड़ी से। देखिए, हम कक्षा 10वीं की बात कर रहे हैं। कितना समय हमारे पास कितने अंक का आना है? 75। ये चीज़ मैं पहले ही डिस्कशन किया था, पर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि कितने कितने अंक का आने वाला है। देखिए, हम सीधे बोर्ड पैटर्न की बात कर रहे हैं। 75 अंक का आपका पेपर रहेगा, जिसमें ओबीसी आने वाले हैं 30 अंक के। 30 नंबर का आपका आएगा, ओबीसी आएगा 30 अंक का, और 2-2 अंक के प्रश्न आएंगे 12। तो 12 दूनी कितना हुआ? 24 अंक का आएगा आपके पास 2-2 नंबर का। 3-3 नंबर के आपके पास आएंगे 3 क्वेश्चन, 3 त्रिकाई 9 अंक, और 4-4 नंबर के आएंगे आपके 3 क्वेश्चन, जो आएगा 4-3 12 अंक का। इस प्रकार अगर हम इसको सबको जोड़ते हैं, 9 2 11, 11 4 15 की 5 हासिल 1, 3 2 5 1 6 और 1 मिलके 7, 75 75 अंक का। मैंने बताया था कि 3-3 अंक में आपको क्या पढ़ना चाहिए। आप एक प्लान तैयार करिए, ऐसा आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा देखिए, क्या क्या लिखना पढ़ना था आपको 3 अंक के लिए? संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। और एक आपका पढ़ना था यहाँ पे विज्ञापन लेखन, विज्ञापन, अनुच्छेद, विज्ञापन लेखन, अनुच्छेद लेखन, या फिर विज्ञापन हुआ, अनुच्छेद हुआ, और इनके गुण भी पूछता, विशेषता पूछता है। यही 3 नंबर के लिए क्वेश्चंस बनता है। या फिर एक विज्ञापन निकलवाता है, विज्ञापन निकलवाएगा। इस चीज़ का आप थोड़ी सी ध्यान रखेंगे, ये विशेषता जरूरी है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं 4 नंबर के क्वेश्चन। तो 4 अंक के आपके 3 ही क्वेश्चन आएंगे। 4 अंक में एक आएगा आवेदन पत्र, अच्छे से आप रट लीजिए। एक आएगा आपका निबंध, और एक आ रहा है आपका अपठित गद्यांश, जिसको हम पैसेज कहते हैं। अपठित गद्यांश, जिसे हम क्या पैसेज कहते हैं। अच्छा, इसके लिए समय शब्द सीमा आपको ध्यान रखना है कि 75 से प्लस में ही लिखना है। 75 शब्द से ज़्यादा शब्द, पर कम से कम 3 अंक के लिए 75 शब्द तो होनी चाहिए। शब्दों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 75 प्लस होनी चाहिए। ये जो 4-4 अंक के क्वेश्चन हैं, इनके लिए आपको अगर हम बात करें तो 120 शब्दों में आपको लिखना होगा। 120 शब्द से ज़्यादा हो जाए, पर कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 120 शब्द से आपको लिखना है। ये आपको पता होना चाहिए कि कितने में लिखना है। 120 शब्दों में हमको आंसर लिखना है इनका, तभी हमको नंबर मिलेगा। अच्छा, 2 अंक के लिए क्या होगा? हम 2 अंक की अगर बात करते हैं, 2 अंक के प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर आपको कम से कम 30 शब्द में लिखना है, मिनिमम 30 शब्द में। अगर आप 30 शब्द में लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जिनमें 30 शब्द नहीं आ पाते हैं, 75 नहीं आ पाते हैं, वो बात ही बात है, पर कुछ ही एक आध होते हैं। पर लगभग मेरे हिसाब से सारी चीज़ों को आपको मेंटेन करना है, इसी हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अच्छा, 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन तो अपन डिस्कशन कर ही लिए थे, इसमें कोई वो नहीं है। अब हम आज बात करेंगे आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और कौन कौन से पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
ऑब्जेक्टिव के लिए आप लगातार पढ़िए, हम बता देते हैं कि कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, ये सारी चीज़ें तो हैं ही, इससे कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए ये माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा पहले से जारी कर दिया जाता है कि आपको कितने अंक कहाँ से क्या क्या पूछे जाएंगे। और हालांकि पहले ब्लूप्रिंट एक जारी होता था, लेकिन अब वो बंद हो गया, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जारी कर दी जाती हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। इन्हीं टॉपिक्स से आपसे ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछे जाएंगे, साथ में 2 नंबर के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। अच्छा, आज मैं जो डिस्कशन करूँगा सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन के डिस्कशन में हम रहेंगे कि क्या क्या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। पहले आज हम यहाँ से कुछ क्वेश्चन उठाएंगे, कुछ क्वेश्चन मैं आपको अलग से बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। देखिए ये हिंदी का पैटर्न जो बनाया गया है, 75 अंक का रहेगा, 3 घंटे का समय रहेगा। पहला भाग बनता है आपका क्षितिज भाग 1। क्षितिज भाग 1 में बनता है काव्यखंड, क्षितिज भाग 2 का काव्यखंड जो है आपका, क्योंकि क्षितिज भाग 1 तो 9 तक का है। क्षितिज भाग जो 2 है वो काव्यखंड में उद्धव वाला, राम लक्ष्मण संवाद का, आत्मकथ्य का, उत्साह अट नहीं रही है, यह दंतुरित मुस्कान, फसल, संगतकार, इतने सारे चैप्टर हैं। साथ में पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन, रीतिकाल, आधुनिक काल और प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता के बारे में कवि परिचय आपसे पूछेगा। भावार्थ में भाव पर मतलब संदर्भ प्रसंग व्याख्या पूछता है आपसे, भावार्थ जिसको लिखता है। काव्य सौंदर्य पूछता है, सौंदर्य बोध तथा भाव विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न। टोटल आना है 17 नंबर का, मतलब ये बनेगा आपका 17 का। अच्छा, दूसरे में 10 का आएगा काव्य बोध। काव्य बोध में काव्य की परिभाषा, भेद पढ़ना है, रस पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है, छंद पढ़ना है, शब्द गुण पढ़ना है, शब्द गुण क्या होते हैं इसके बारे में। क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से भी 17 नंबर का आएगा। ये चैप्टर का नाम है नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, एक कहानी यह भी, नौबते खाने में इबादत, संस्कृति, गद्य की प्रमुख। अच्छा देखिए, गद्य की प्रमुख गौण विधाएं चिन्ह, जिसमें के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है, नाटक, कहानी, एकांकी वगैरह वगैरह। अभी मैं बताता हूँ सारी चीज़ें। लेखक परिचय पढ़ना है, व्याख्या भी पढ़ना है, जो मैंने बताया कि 3 नंबर का आना है। विषय वस्तु पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो आएंगे। भाषा बोध, स्पेशली आपके पास भाषा बोध में आपको संधि समास पढ़ना है, वाच्य पढ़ना है, क्रिया के भेद पढ़ना है, क्रिया विशेषण पढ़ना है, मुहावरा लोकोक्ति पढ़ना है, अनेकार्थी शब्द मतलब अनेक शब्द के लिए एक शब्द पढ़ना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ना है, वाक्य के भेद पढ़ना, अर्थ के आधार पर मतलब अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, शब्द शक्ति का क्या है, सामान्य परिचय पढ़ना है। कृतिका से आपका आएगा एक, जो कृतिका वाला पार्ट है बुक है, उससे 8 अंक का आएगा। माता का आंचल, साना साना हाथ जोड़ी, मैं क्यों लिखता हूँ, यहाँ से 8 नंबर का आना है। सारी चीज़ें डिस्कशन करते हैं अभी अपन। अपठित बोध का मतलब होता है पैसेज आपका देखिए 4 नंबर का आएगा। पत्र लेखन देखिए 4 नंबर का आएगा। अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन, जो 3 नंबर में एक क्वेश्चन है। निबंध तो 4 नंबर का आएगा। देखिए टोटल आ रहा है 7 नंबर का। टोटल कितने नंबर का आना है, 7 नंबर का। अब आप 7 नंबर में देखिएगा कि यहाँ से मैं जो अभी मैं बता रहा था आपको 7 अंक का, तो देखिए टोटल आना है 7 अंक का। अच्छा, जब ये 7 अंक का आएगा तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला ऊपर वाला जो टॉपिक है, सूचना लेखन, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन, ये आप देख सकते हैं अपने अध्ययन बोध में, ठीक आपको मिल जाएगा। ये 3 नंबर का आएगा। अभी मैं डिस्कशन करूँगा, लिखूँगा भी कि कितने कितने नंबर का आना है। निबंध लेखन, जो निबंध आता है वो कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा। तो देखिए 4 नंबर के कितने क्वेश्चन हुए, एक क्वेश्चन ये हुआ, एक पत्र लेखन हुआ, एक निबंध हुआ, ठीक है, 4 नंबर के क्वेश्चन हुए। 3 नंबर का एक क्वेश्चन ये हुआ और 2 क्या आएंगे आपके संदर्भ प्रसंग और व्याख्या आएगा, तो 3 क्वेश्चन हो गए, खत्म सब। चलिए हम बात कर रहे थे 2-2 नंबर के क्वेश्चन के बारे में कि हम 2-2 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से पढ़ने हैं अपन को। तो चलिए आज हम डिस्कशन इसी में कर लेते हैं कि 2-2 अंक के क्वेश्चन आपको कौन कौन से पढ़ने चाहिए। तो पहले मैं फ्लिप कर लेता हूं ताकि एक तरफ आपको दिखाता रहूं। चलिए देखिए हम बात करते हैं, पहले मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं और ध्यान से आपको देखना है और याद भी कर लेना है कि क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। तो मैं 2 अंक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास बनता है, ये आप एक लिस्ट बना के और अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिएगा। पहले नंबर में बनेगा पद्य साहित्य,
पेपर में आता है हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है। हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है। नाम व समय सीमा लिखिए। समय सीमा लिखिए। समय सीमा लिखिए। प्रश्न आप लिख लीजिएगा और आपको ढूंढ के पढ़ना है। ये सिर्फ 2-2 नंबर के क्वेश्चन है और आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन के आंसर सिर्फ 25 से 30 शब्द में देना है। कुछ ऐसे भी 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जो 2 से 4 शब्द में ही रहेंगे, है ना, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ये हुआ आपके पास, ठीक। तो बात करते हैं, एक क्वेश्चन ये हुआ कि हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है। नाम व समय सीमा लिखिए। जैसे हिंदी पद्य साहित्य को 4 भाग में विभाजित किया गया है। पहला भाग, पहले में अगर हम बात करते हैं तो पहला तुम्हारे पास आदिकाल है, जिसको वीरगाथा काल भी कहते हैं। दूसरा आपके पास क्या, भक्तिकाल। तीसरा आपके पास है रीतिकाल। चौथा आपके पास क्या बन जाता है, आधुनिक काल। फिर आधुनिक काल 6 पार्ट में डिवाइड हुआ है, ठीक। तो अभी उसको छोड़ते हैं। अभी सिर्फ क्वेश्चन आप देखिए, आपको यहाँ से सिर्फ हिंदी पद्य साहित्य को कितने भाग में विभाजित किया गया, नाम और समय सीमा बस लिखना है। अच्छा देखिए, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के बाद काल विभाजन में रीतिकाल के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए रीतिकाल के बारे में क्वेश्चन क्या कैसे कैसे बन सकते हैं, तो रीतिकाल को आप देख लीजिए। पहली चीज़ ये कि एक क्वेश्चन बनता है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहते हैं, श्रृंगार काल क्यों कहते हैं, अच्छा दूसरा क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे, रीतिकाल काव्य की 2 विशेषता बताइए। रीतिकाल काव्य की 2 विशेषता, मात्र 2, कभी भी ज़्यादा नहीं पूछता है। रीतिकाल काव्य की 2 विशेषताएं बताइए। 2 विशेषताएं बताइए। या तो ऐसा करेगा, प्रश्न करेगा कि पूछेगा आपसे रीतिकाल के 2 कवियों के नाम, 2 कवियों के नाम व उनकी 2 रचनाएं लिखिए। दो रचनाएं लिखिए। ठीक, देखते जाइएगा क्वेश्चन, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5वां नंबर। अच्छा रीतिकाल के बारे में हो गया। अब आधुनिक काल में देखिए, प्रयोगवाद का पूछेगा, प्रगतिवाद का, या नई कविता का पूछेगा। अच्छा मैं एक में ही फ्रेम करता हूँ, लेकिन आप अलग अलग क्वेश्चन फ्रेम कर लीजिएगा। यानी ये पूछ सकता है, आएंगे तीनों में से कोई पूछ सकता है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे प्रयोगवाद के बारे में मैं फ्रेम करता हूँ। प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। सिर्फ इतना ही पूछेगा, विशेषताएं लिखिए। 2-2 अंक के आपके 12 क्वेश्चन आने वाले हैं, ध्यान रखना है। फिर प्रयोगवादी की जगह में, अच्छा ऐसा ये भी कह सकता है, प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषता लिखिए। प्रयोगवादी का ना पूछ करके बताया है कि प्रगतिवाद का पूछ सकता है, तो ऐसा भी पूछ सकता है, प्रगतिवाद काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। सेम लिखना है, क्वेश्चन सेम रहेगा। या तो पूछ सकता है नई कविता काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। ऐसा करके क्वेश्चन जनरेट करेगा, ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, या तो फिर क्वेश्चन ऐसा कह सकता है, प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषता, ऐसा कह सकता है कि प्रयोगवाद के 2 कवियों के नाम व उनके 2 रचनाएं लिखिए। अच्छा सेम जैसे इसमें अगर हम बात करें, सेम
प्रयोगवाद के बारे में ना कह करके, मान लीजिए प्रयोगवाद का ना कह के प्रगतिवाद का भी पूछ सकता है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन बनाता है। प्रगतिवाद, प्रगतिवाद काव्य के प्रगतिवादी काव्य के, ये प्रगतिवाद के दो कवियों के नाम और उनकी दो रचनाएं लिखिए। या तो फिर पूछता है, किसका पूछेगा वो, नई कविता, नई कविता के दो कवियों के नाम और उनकी दो दो रचनाएं लिखिए। ये कंडीशंस हैं, मतलब प्रश्न यहीं से बनाएगा, प्रश्न इसके अतिरिक्त और कहीं से नहीं बनता है। अब बात आती है कवि परिचय के बारे में। 1-2 नंबर का कवि परिचय भी आता है। तो कवि परिचय में कौन कौन से आने हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि कवियों का नाम मुझे थोड़ी से कंफर्म अभी याद नहीं है, याद है कुछ और कुछ याद भी नहीं है। इसकी वजह से मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन कौन से कवि आपको जीवन परिचय उनका पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, ये बाद में डिस्कशन करेंगे अपन। अच्छा, ये तो हो गया। फिर उसके बाद आप देखिए काव्य की परिभाषा और प्रबंध काव्य के भेद। पेपर में क्वेश्चन ऐसे बनाता है, अगर हम बात कर रहे हैं 11वां नंबर, काव्य क्या है, काव्य क्या है, इसके कितने भेद हैं, इसके भेद कितने भेद हैं, भेद मतलब प्रकार, इसके कितने भेद हैं, परिभाषित कीजिए। जैसे दो होते हैं, एक प्रबंध काव्य हो गया, एक मुक्तक काव्य हो गया। तो केवल प्रबंध काव्य के बारे में बता रखा है कि भैया हम आपसे सिर्फ प्रबंध काव्य के बारे में पूछेंगे, इसलिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, सिर्फ प्रबंध काव्य के बारे में पढ़ना है और इसके अतिरिक्त आपको किसी के भी बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक, अच्छा पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि जो पूछा जा रहा है सिर्फ उसमें आप फोकस करिए पहले। तो चलिए देखते हैं 11वां नंबर। अच्छा, प्रबंध काव्य में आता है तुम्हारे पास क्या, खंड काव्य आता है, महाकाव्य आता है। तो ऐसा पहला क्वेश्चन बन सकता है कि खंड काव्य महाकाव्य में ऐसा पूछ सकता है, खंड काव्य / महाकाव्य की दो विशेषताएं, दो, ऐसा खंड काव्य का अलग बना सकता है, खंड काव्य की दो विशेषताएं लिखिए, विशेषताएं लिखो, ऐसा करके प्रश्न बना सकता है। ये महाकाव्य की दो विशेषताएं लिखो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि खंड काव्य महाकाव्य में अंतर पूछ ले, पूछता ही है, खंड काव्य व महाकाव्य में दो अंतर। केवल आपको मात्र 2-2 लिख के पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। 13 नंबर का क्वेश्चन। अच्छा, एक और बन सकता है, किन्हीं दो खंड काव्य के नाम और किन्हीं दो महाकाव्य के। तो ऐसा पूछेगा, किन्हीं दो खंड काव्य स्लैश में लिख रहा हूँ, मतलब महाकाव्य का भी बनेगा, महाकाव्य के नाम व उनके रचनाकारों का नाम लिखिए, रचनाकारों के नाम लिखिए। प्रश्न ऐसा बनेगा, किन्हीं दो खंड काव्य के नाम और उनके रचनाकारों के नाम बताइए, या बनाएगा किन्हीं दो महाकाव्यों के नाम और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। नेक्स्ट आपके पास देखिए, ये तो हो गया। अब रस से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं ये देखते हैं। 14 नंबर, अगर हम बात करते हैं रस के बारे में, तो आप क्वेश्चन ये बना सकते हैं कि रस क्या है, रस क्या है, इसके कितने अंग होते हैं, नाम लिखिए, इसके कितने अंग होते हैं, नाम लिखिए। पंद्रह नंबर, और रस से पूछ सकता है स्थायी भाव और संचारी भाव में दो अंतर लिखिए, स्थायी भाव व संचारी भाव। संचारी भाव में दो अंतर लिखिए। स्थायी भाव की संख्या, चूंकि रस 9 माने जाते हैं, रस 9 ही है, 10वां रस नहीं माना जाता है वात्सल्य को, तो 9 स्थायी भाव होंगे। लेकिन संचारी भाव की संख्या 33 है, 33। अच्छा, इसमें से कुछ रस वैसे बनना तो सब चाहिए, क्योंकि 9th का ही कॉन्सेप्ट है, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि कुछ रस के बारे में खूब पूछा जाता है, तो
तो आप कोशिश करिए कि हम इनको पढ़ लें। जैसे एक आपके पास हो गया शांत रस, एक हो गया आपके पास वीर रस, एक आपके पास हो गया हास्य रस, और एक आपके पास हो गया शांत हुआ, वीर हुआ, हास्य हुआ, और एक हो गया करुण रस। करुण रस को उदाहरण से परिभाषित कीजिए। उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ऐसा करके कुछ क्वेश्चन बना लेता है। ये रस से 3 ही क्वेश्चन बन सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा एक और है, विभाव और अनुभाव में 2 अंतर लिखिए। विभाव व अनुभाव में 2 अंतर लिखिए। मैं क्वेश्चन बोल भी रहा हूँ तो आप अपने से भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ आपको दिक्कत जा रही होगी तो। वैसे दिक्कत होगी नहीं, आप लिख सकते हैं। हाँ, उसके बाद आता है छंद। अब आपके पास आ गया, सॉरी मैंने नंबर थोड़ी सी मिस कर दिया है, आप नंबर देख लीजिएगा। 16, 17 और चलने लगा 18। छंद क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? परिभाषित कीजिए। छंद 2 प्रकार के होते हैं, वाणी छंद, मात्रिक छंद। परिभाषित करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा दोहा छंद और चौपाई छंद को उदाहरण से समझाइए। दोहा छंद व चौपाई छंद। छंद को उदाहरण सहित समझाओ। 20वां क्वेश्चन, अच्छा देखिए कुछ और छंद हैं, जैसे गीतिका छंद, गीतिका छंद, कॉमा हर गीतिका छंद। इसमें नाम तो नहीं है पर ये पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि गीतिका छंद, हर गीतिका छंद। उल्लाला छंद, उल्लाला छंद को उदाहरण से समझाओ। समझाओ मतलब परिभाषित करो, ठीक ना, या क्वेश्चन बना लेगा कि गीत का छंद को उदाहरण सहित लिखिए, ऐसा करके बना लेता है। अब देखिए 21 नंबर क्या बोला गया है? अलंकार के बारे में। पेपर में क्वेश्चन बनाता है अलंकार क्या है, इसके कितने भेद होते हैं, परिभाषित कीजिए। बनाता है अलंकार क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषित कीजिए। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्मों को हम अलंकार कहते हैं। और अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। कोशिश करिए कि आप नाम याद रख सकें और उनको परिभाषित भी कर सकें। अच्छा उसके बाद आपके पास ये तो ठीक है, स्पेशली नाम बताया गया है कि मानवीकरण अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और अनयोक्ति अलंकार। 4 अलंकार में से कोई भी आपको नाम देगा और उसमें से कोई 2 नंबर का अलग से क्रिएट कर लेगा। तो मैं नाम लिख देता हूँ कि मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार, या तो पूछ सकता है मानवीकरण का नाम नहीं देगा तो पुनरुक्ति प्रकाश देगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार।
या पूर्णोक्ति प्रकाश या फिर अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार को अतिशयोक्ति अलंकार, और एक और है अनियोक्ति अलंकार। अलंकार को परिभाषित कीजिए, उदाहरण सहित परिभाषित करना है। परिभाषित कीजिए, क्वेश्चन ये है। हाँ, एक और है शब्द गुण क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसको लास्ट ही कर देते हैं अपन। 21, 22, 23 शब्द गुण क्या है। अच्छा, अतिशयोक्ति अलंकार में अति हो जाता है, यानी कि बढ़ा चढ़ा के खूब वर्णन किया जाता है। जैसे एक इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गए, गए निशाचर भाग। अनियोक्ति अलंकार में ये होता है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा कुछ और अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे इसका एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। मैं सुकुमारी नाथ पंजोगू, उचित तपहि मोकों को भोगूं, ऐसा करके कुछ है, देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, इसको आप देख लीजिएगा। शब्द गुण क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। ये थे आपके क्वेश्चंस। बाकी हम बाद में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे हम आपसे डिस्कशन करेंगे। जितने क्वेश्चंस अभी मैंने बताया है, आप समस्त क्वेश्चनों को लिखिए, और लिखने के पश्चात आप बहुत ही अच्छे से पहले इनके आंसर्स ढूंढिए। कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, परीक्षा बोध हो, चाहे अध्ययन हो या दिग्दर्शिका हो, जो भी आप लेके पढ़ रहे हैं उसमें आपको आंसर मिल जाएंगे। और इन समस्त क्वेश्चंस के आंसर आप लिख करके बहुत अच्छे से याद करिए। 100% है कि ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और ये आने ही वाले हैं। ये एग्ज़ाम में आपने इन्हीं में से क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप 100% है कि यहीं से क्वेश्चंस फ्रेम होने वाले हैं, इसलिए इन समस्त क्वेश्चनों को आप सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए। और कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ना है, इतना आप रेडी करिए पहले, और रेडी करने के पश्चात ज़रूर नोट्स में लिख के पढ़िएगा, ताकि ये भूले नहीं, और इनके बारे में ही क्वेश्चंस क्रिएट करेगा। जितने भी 2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, मैं सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, पूरे क्वेश्चंस बताऊंगा बोर्ड एग्जाम में कितने पैटर्न है। 2 दिन के 2 वीडियो और मैं इसकी डेवलप करूंगा। 2 वीडियो में मैं पूरे पार्ट को मैंने बता दूंगा कि कौन कौन से हैं। अच्छा, आपको कोई सा आंसर नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा। मैं इन समस्त क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, कर दूँगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप दीजिएगा कि रस के कितने अंग होते हैं, और स्थायी भाव कितनी है, स्थायी भाव संख्या क्या है, कितनी है, और संचारी भाव संख्या कितनी है, छंद कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए, और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, और चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। बस इनका आंसर आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में लिखिए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब कर डालिए, और अदर बच्चों को भी सेंड करिए जिनको जानकारी नहीं है कि पूछा क्या जाता है, पैटर्न क्या होना चाहिए। फिर मैं आपको विधिवत लिखने का एक तरीका बताऊंगा कि किस हिसाब से आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपियाँ लिखनी चाहिए। तब तक के लिए बेटा ऑल द बेस्ट, आप अपनी तैयारी करिए। थैंक यू।